Welcome to day 2 of our series on the exceptional teacher, where we will delve into the role of heredity and environment in shaping educational outcomes. So let's get started. First question is, which psychologist proposed the ecological theory emphasizing the importance on environmental system in development? So the first keyword is ecological theory and which emphasizes the importance of environmental systems. So these are the two keywords. First, if we look at option number A, the Jean Piaget. Now we already know that Jean Piaget discovered the cognitive theory. तो यहाँ पे सीधा साधा ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका वीन ऑफ हो जाएगा. सेकेंड जो एरिक एरिक्सन है, उन्होंने भी साइको सोशल थ्योरी डिस्कवर की थी जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस को आउटलाइन किया था. यहाँ पे हम इसको भी वीन ऑफ कर देंगे. अगर हम अब यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की बात करें तो हमें ऑलरेडी पता है कि उन्होंने इन्वायरमेंटल सिस्टम की बात की थी, डिफरेंट इन्वायरमेंटल सिस्टम की, किस तरीके से वो एक डेवलपमेंट को किसी शेप करता है. ठीक है, बेसिकली उन्होंने मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब किया था, जैसे कि जो बच्चे के इमीडिएट इन्वायरमेंट से और किस तरीके से कि आगे फोकस करते हैं क्रोनो सिस्टम पे, कि जहाँ पे लाइफ ट्रांजिशन होती है. ठीक है, बच्चा जो चीजें वक्त आने पे बदलती है. तो यहाँ पे यूरी ने किया है, हमें ऑलरेडी पता है, बट फिर भी हम सारे ऑप्शंस को असेस करेंगे. और लीव वाइगोट्स्की ने यहाँ पे आपका सोशल थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी यहाँ पे डिस्कवर की थी. तो लीव वाइगोट्स्की को आप सोशल कल्चरल थ्योरी, एरिक एरिक्सन को आप साइको सोशल थ्योरी एंड जीन पियाजे को कॉग्निटिव. सिर्फ आपके जो यूरी ब्रॉनफेनर है उन्होंने इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल थ्योरी की बात की थी. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, विच इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट आइडेंटिकल ट्विंस. अब आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है तो काफी चीजें सिमिलर होगी. अगर हम पहले वाले ऑप्शन को असेस करें, दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स. अब अगर तो आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है तो ये चीज हो ही नहीं सकती कि उनके डिफरेंट जेनेटिक मेकअप्स हो. ठीक है, दे हैव सेम जेनेटिक मटेरियल. तो आपका ऑप्शन नंबर, अगर सेम की बात हो रही है तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो रॉन्ग हो गया. ठीक है, यहाँ पे आप उसके साथ नहीं जाएंगे. सेकंड है, दे आर ऑलवेज रेस्ड इन द सेम इन्वायरमेंट. ऑल राइट, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ठीक है, अगर उनको सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, बट व्हाट इफ कोई अगर फैमिली सेपरेशन हो, या फिर अगर ऐसा कुछ ऐसी कोई केस आए कि अडॉप्शन हो बच्चे का, तो ये चीजें हो सकती है कि जो दो बच्चे हैं जो सेम आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो मे बी अलग अलग इन्वायरमेंट में नर्चर हो. ओके, तो हम इसको एकदम ये 50-50 आपका बी अभी, अनलेस हमारे पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है. ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम सारे ऑप्शंस को असेस करते हैं. सी ऑप्शन आपको कह रहे हैं दे हैव आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप्स. अब मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पे इनका जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि क्या होता है कि जो ये बच्चे होते हैं दे कम फ्रॉम द सेम फर्टिलाइज्ड एग, और जो कि दो में स्प्लिट हो जाता है. इसी वजह से जो इनका डीएनए भी होता है ये सिमिलर होता है, सेम होता है. ठीक है, बिकॉज दे आर ट्विंस. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो काफी हद तक अप्रोप्रिएट है, तो हम बी को भी यहाँ पे कट कर देंगे. डी ऑप्शन आपको कह रहा है कि दे डेवलप फ्रॉम टू सेपरेट एग्स. अगर जो ट्विंस है, अगर वो दो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एग से, मतलब दो अलग अलग सेपरेट एग से डेवलप होगा तो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे ही नहीं. ठीक है, उनको फिर हम फेटर्नल ट्विंस कहेंगे. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत है. ओके, तो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर सी है, विच इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स. अब आपको यहाँ पे दो चीजों पे फोकस करना है. पहला है आपका वर्ड बिहेवियर पे जाएंगे और दूसरा आपका जीन्स पे जाएंगे आप. ठीक है, तो यहाँ जहाँ भी जिस भी ऑप्शंस में इन दोनों चीजों को बात कर, जिस पे मतलब इन दोनों चीजों को प्रीफर किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी, आप उसको कंसिडर करेंगे. अब पहले वाले ऑप्शन को अगर हम असेस करें, द स्टडी ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट इन शेपिंग बिहेवियर. बट ये जो चीजें होगी कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वाली, वो कल्चरल साइकोलॉजी के या सोशियोलॉजी के अंदर आएगी रादर देन बिहेवियरल जेनेटिक्स. तो हम ऑप्शन नंबर ए को हटा देंगे यहाँ पे. बी ऑप्शन जो आपका है द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ओके, हम इस ऑप्शन को पार्शली करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ये है काफी
नैरो है। वाई? बिकॉज हम कह रहे हैं कि ठीक है, अगर बिहेवियरल जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दोनों चीजें फोकस करनी है, बिहेवियरल भी और जीन्स की भी, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। सी आपका कह रहा था स्टडी ऑफ रिलेटिव पावर एंड लिमिट्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। ये चीज क्या बोल रही है कि कि जीन्स और इन्वायरमेंट किस तरीके से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ, आपका इंटेलिजेंस, तो ये दोनों चीजें आ रही है यहाँ पे, तो ये सही है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की बात करें तो वो यहाँ पे क्या आएगी कि इनकी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और उसका क्या इफेक्ट है आपकी हेल्थ पर। तो ये चीज है, ये टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आएगी। ठीक है, बिहेवियरल जेनेटिक्स के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन नंबर डी के साथ नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो सही है, एंड यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो आपका हेरिडिटी आपकी जीन्स हो गई, जेनोटाइप भी नहीं है यहाँ पे, म्यूटेशन भी नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपका जो है नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर होता है आपके इंटरनल फैक्टर्स और नर्चर जो होता है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, की इन्वायरमेंट किस तरीके से शेप करता है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर चीजें क्या किसके अंदर आती है, नर्चर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इसमें ये आपको नर्चर के साथ जाना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हिच इंक्लूडेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कीवर्ड बहुत इजीली दिख गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस की किसने बात किया, आपको बिना देख के हार्वर्ड गार्डनर पे टिक कर देना है, आप किसी भी ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है बेसिक भी कि किसने किस थ्योरी को प्रपोज किया है, देन यू कैन मार्क द राइट आंसर, एंड दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल, सो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which term refers to a change in our DNA sequence that affect genetic information। अब आपका यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज चेंज, और चेंज से अगर आप समझते हो तो वो आपका म्यूटेशन होगा। ठीक है, इवोल्यूशन आपका पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए उसमें आप म्यूटेशन उसको इनकम्पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो है म्यूटेशन, तो यू हैव टू गो विद ए ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर द सोशल लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन बिहेवियर। अगर हम जीन पियाजे को असेस करें तो जीन पियाजे आपको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी को प्रपोज किया था, तो यू कैन नॉट गो विद, यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी की बात हो रही है तो यू कैन नॉट गो विद ऑप्शन नंबर ए। बी इज एल्बर्ट बेंड्यूरा। अगर हम उनको असेस करें तो उन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है वो नए बिहेवियर कैसे सीखता है, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। सो बेसिकली उन्होंने थोड़े की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे कि मॉडलिंग हो गया, मॉडलिंग मतलब कि कोई भी टास्क आप करके दिखा रहे हो और फिर आप मतलब सामने वाले को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। इमिटेशन मतलब कि जैसा आप कर रहे हो सामने वाला वैसे ही आपको एज इट इज कॉपी कर रहा है। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या हो रही है कि बच्चा आपको ऑब्जर्व करके कर रहा है। तो उन्होंने यही बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर कैसे सीखते हैं, जब भी उनके एडल्ट्स उनके सामने एग्रेसिवली बिहेव करते हैं तो वो एग्रेसिव बिहेवियर सीखते हैं। तो यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है कि भाई उनकी सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो भी हो रहा है उससे वो सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एकदम सी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक है। ठीक है, जो आपके एरिक एरिक्सन थे वो आपको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने ग्रोथ के बारे में बात की थी। ठीक है, 8 स्टेजेस उन्होंने आउटलाइन की थी, तो यहाँ पे ये गलत है। और कोहलबर्ग ने क्या किया था, मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी की बात की थी, जिसमें उन्होंने काफी स्टेजेस डिफाइन किए थे कि जो कि रिलेटेड थे मॉरल रीजनिंग के साथ। तो यहाँ पे मॉरल रीजनिंग की बात तो हो नहीं रही है, तो यहाँ पे सिर्फ सोशल लर्निंग थ्योरी की बात हो रही है, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ऑन अ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब आपको सबसे पहले समझने की जो जरूरत है, ऑप्शंस तो हम बाद में असेस करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू लुक द कीवर्ड एंड अंडरस्टैंड द कीवर्ड। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करे, उसे सीखे और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करे।
ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो गई, मेमोरी हो गई, और ओवरऑल अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो हो गई वो डेवलप होगी। तो एक जो इन्वायरमेंट, एनरिच जो इन्वायरमेंट है वो क्या कर रहा है, वो बच्चे को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि बच्चा जो है वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे, और साथ ही साथ वो एक रोबिस्ट कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करे। तो अगर जहां पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उसको इनहांस करने की बात हो रही है स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट से, तो आप उस चीज को टिक कर देंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स, फिजिकल डेवलपमेंट और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। यू वोंट गो विद दीज ऑप्शंस। ठीक है, जहां पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हुई है आप उसको टिक कर देंगे, जो कि हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड देयर वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि कोई भी चीज में जब वो वेरी करेगा, ठीक है, और इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चे ने जो भी इन्नेट जो मतलब क्या कोई भी चीज अपने पेरेंट्स से जो भी इनहेरिट की है, ठीक है, जो उसके नेचुरली वो इनेट उसकी जो भी एबिलिटीज होगी। तो यहाँ पे वो किस चीज से किस क्या कॉन्सेप्ट है, वो ना तो वो इकोलॉजी है, ठीक है, इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है, एंथ्रोपोलॉजी की बात नहीं हो रही, ह्यूमन बीइंग और उसके एंसेस्टर्स के रिलेशनशिप के, और ना ही हमारी कोई सोसाइटी से रिलेटेड सोशियोलॉजी की बात हो रही है। तो जहाँ पे जीन से रिलेटेड जो बात हो रही है वो है जेनेटिक्स। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा, हेरिडिटी को भी और एनवायरनमेंट को भी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है आपका। ठीक है, आप इसमें किस पे जाएंगे। अब देखो आई कलर जो है वो प्रॉपरली आपका क्या है, आप हेरिडिटी, ठीक है, जीन से, आपका ब्लड टाइप। अब आपका जो लैंग्वेज स्पोक है वो आपका इन्वायरमेंटल है, इसमें हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको भी आप वीन ऑफ कर देंगे। अब हाइट की बात करते हैं। अब हाइट कैसे आप बोलेंगे कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि बच्चे को जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, ठीक है, उसका लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी हाइट कैसे डेवलप होगी। तो हाइट तो एक फैक्टर तो ये करता है कि ठीक है, अगर दोनों पेरेंट छोटे तो बच्चा, हम ये कहते हैं ना कि मतलब वो क्या होगी, उसकी लाइकेबिलिटी होगी कि बच्चा भी जो होगा वो शॉर्ट हाइट का होगा। ठीक है, बट अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऐसे कई केसेस में देखा जाता है कि जहाँ पेरेंट छोटे छोटे हाइट के हैं बट बच्चे उनकी हाइट अच्छी होती है बिकॉज उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो कि आपका हाइट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप किसको टिक कर देंगे, बी ऑप्शन को। सो यू हैव टू गो विद ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू। एंड नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ अ वीडियो। ठीक है, हमने बाकी 10 क्वेश्चंस, बाकी के आगे के 10 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। ठीक है, और अभी भी हमारे काफी क्वेश्चंस इस पे रहते हैं इस टॉपिक पर। तो आप अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड स्टे ट्यून्ड विद मोर फॉर मोर insightful content. Thank you.